हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 जिसका नाम है वृत्त। वृत्त यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सर्कल। तो मैं आपको सबसे पहले सर्कल के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। कोशिश करूँगी एक वीडियो में ही चैप्टर ख़त्म कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई आपको नेक्स्ट टॉपिक कोई समझना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्कल होता क्या है। सर्कल देखिए, जब हमको एक पॉइंट लेते हैं, मान लिया हमने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट जो है हमारा फिक्स है, इससे हम एक इक्वल डिस्टेंस पे, इससे थोड़े डिस्टेंस पे हमने एक और पॉइंट लिया और हमने क्या करा, इस पॉइंट को फिक्स रखा, जबकि इस पॉइंट को हम मूव करते गए। तो ये पॉइंट जब मूव करेगा, इसका जो बिंदु पथ बनेगा उसे ही हम सर्कल कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट हमने लिया, ये जो पॉइंट है ये फिक्स है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये मूव कर सकता है। तो ये पॉइंट अगर मूव कर सकेगा तो कैसे मूव करेगा, ऐसे इसी डायरेक्शन में मूव कर सकेगा बस, ठीक है। तो इसका जो बिंदु पथ बनेगा, बिंदु पथ मतलब इस पॉइंट का जो रास्ता बनेगा, जो रास्ता ये बनाएगा वही रास्ता हमारा क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि एक कोई ग्राउंड है हमारे पास, उस ग्राउंड में एक गाय बंधी हुई है, किसी खूंटे से बंधी हुई है गाय। तो कैसे घूमेगी वो, जब घूमेगी तो ये जो रस्सी का डिस्टेंस होगा उसका, ये तो फिक्स रहेगा हमेशा, ऐसा तो होगा नहीं रस्सी छोटी बड़ी हो जाए। तो जब वो घूमेगी तो इस तरह से इसी शेप में वो घूम पाएगी। तो ये जो शेप बनेगी हमारे पास, इस शेप को ही हम सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब जो वृत्त है हमारा वो एक 2D फिगर है, मतलब कि इसको हम छू के महसूस करके नहीं देख सकते, बस एक सरफेस पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्कल में क्या क्या चीज़ें आपके पास आती हैं। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट हमारा फिक्स था, जो पॉइंट हमारा कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा था, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वृत्त का केंद्र, या केंद्र बिंदु भी हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट मूव कर रहा था, इस पॉइंट ने जो ये बनाया है हमारा बिंदु पथ, ये जो कहलाएगा, ये कहलाता है वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि मतलब आप किसी भी, परिधि या परिमाप एक ही बात है। परिमाप से आप क्या समझते हैं, कोई भी फिगर का जो पूरा बाउंड्री को जब हम नाप देते हैं तो उसकी जो बाउंड्री की जो नाप होती है वही एक परिमाप कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका जो होगा बाउंड्री, जब हम इसकी पूरी नाप देंगे तो वो एक परिमाप कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, फिर हमारा सेंटर से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जो पॉइंट हमारा मूव कर रहा था, या सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस पे अगर किसी भी बिंदु को मिला दें तो ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे सारे, ठीक है, सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, और इसको हम कहेंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या या रेडियस एक ही बात है, ठीक है। केंद्र बिंदु या ओरिजिन एक ही बात है, और यहाँ पर परिधि या सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश में भी समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आगे जाके यूज़ हो सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इंग्लिश ही ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया। अब जब हमारे इस सर्कल में हम रेडियस को डबल कर देंगे, यानी कि इस तरह से वृत्त के सर्कमफ्रेंस पे हम कोई दो ऐसे पॉइंट लें कि उनको मिलाने वाली, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो सेंटर से होके जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, डायामीटर। डायामीटर या व्यास, ठीक है। तो ये हो जाता है वृत्त का क्या, व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको इसमें वृत्त में हमेशा याद रखने होंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, क्या व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली वो जो रेखा होती है उसका जो डिस्टेंस होता है, ये पूरा, ये होती है त्रिज्या, ठीक है। अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई बिंदु है और केंद्र बिंदु से अगर हम उसको मिला दें, तो जितना डिस्टेंस ये जो हमारी लाइन बनेगी ये ही त्रिज्या होगी, ठीक है। वृत्त की बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या, ये सब त्रिज्या ही हैं उसकी, ठीक है। और उसी तरह से व्यास जो होगा वो क्या होगा, व्यास के लिए शर्त यह है कि वो सर्कमफ्रेंस के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाता हो, प्लस वो केंद्र से होकर गुजरता हो। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए इसमें क्या है, ये लाइन भी जो क्या है, सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं को मिला रही है, परिधि के दो बिंदुओं को मिला रही है, लेकिन ये जो रेखा है हमारी, ये व्यास नहीं है। क्या नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं गई। जब तक कि कोई रेखा
इस तरह से न जाए केंद्र से होकर, तब तक वो व्यास नहीं कहलाएगी। केंद्र से होकर जाती हो और सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं को, परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाती हो, तो ही हम उसको व्यास कहेंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि व्यास क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है हमारी जीवा। ऐसी लाइन जो वृत्त के परिधि पे दो बिंदुओं को मिलाती है लेकिन वो वृत्त का व्यास नहीं होती, व्यास हो भी सकती है मतलब, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये कहलाती है वृत्त की जीवा, जीवा या कॉर्ड। ठीक है, तो वृत्त का व्यास भी क्या है, वृत्त की एक जीवा है, यानी कि वृत्त का व्यास जो है वृत्त की जीवा है, लेकिन वृत्त की हर एक जीवा वृत्त का व्यास हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन वृत्त का हर एक व्यास वृत्त की जीवा होती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि जो व्यास होगा तो वो जीवा भी होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जीवा है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यास हो। इस साइन का मतलब ये होता है कि इधर से इधर जाने पे तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इधर से इधर आने पे स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जो व्यास होगा वो हमेशा जीवा कहलाएगा, लेकिन जीवा हमेशा व्यास हो ये जरूरी नहीं है। जीवा क्या होगी, ये सब जीवाएं हैं इसकी, ये जो सर्कमफ्रेंस के दो बिंदुओं को मिला रही हो सब जीवाएं हैं, उसमें व्यास भी शामिल है, वो सब जीवा है। ठीक है, तो जितने भी व्यास होंगे वो सारी जीवाएं होंगी, लेकिन जितने भी जीवाएं होंगे वो व्यास हो ये जरूरी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कि वृत्त के स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वृत्त है एक ऐसी लाइन जो वृत्त के किसी बिंदु को टच करते हुए जाए, उसको हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा देखिए, बिंदु हमारा जो होगा हो सकता है वो बिंदु ऐसा हो कि जो वृत्त की बिल्कुल परिधि पर स्थित हो बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु को टच करती हुई जो लाइन जाती है ये क्या होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा, या इंग्लिश में हम इसको टेंजेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाती है वृत्त की स्पर्श रेखा। अब इस केस में तो क्या था, ये बिंदु जो था ये वृत्त की परिधि पर स्थित था, जरूरी तो नहीं है जो बिंदु होगा वो हमेशा वृत्त की परिधि पर स्थित हो सकता है बिंदु कोई आउटसाइड हो वृत्त से। सपोज दैट कि हमारा बिंदु जो था वो इस तरह से यहाँ पे बिंदु है, तो इस बिंदु से भी हम वृत्त की स्पर्श रेखा कैसे जाएगी, इस तरह से हम खींच सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो इस केस में क्या है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं आ गई एक ही बिंदु से होकर जो जाती हैं। अब देखिए ये स्पर्श रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, ये स्पर्श रेखा भी इस बिंदु से होकर जा रही है, तो दो केसेस इसमें हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, एक केस वो होगा कि जब जो बिंदु है वो वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसमें केवल एक ही स्पर्श रेखा आपको मिलेगी, और एक केस आपके पास ये हो सकता है जबकि बिंदु क्या हो, वृत्त की परिधि से बाहर हो, तो उस केस में आपको दो स्पर्श रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, फिर हमारे पास होगा दो तीन चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी। एक होता है वृत्त का चाप या आर्क हम जिसे बोलते हैं, चाप किसे कहेंगे, आर्क। आपने देखिए पहले एंगल बनाए होंगे बहुत सारे, जब हम बनाते थे 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, तो हम क्या कहते थे कि हमने एक सीधी रेखा खींची, हमने यहाँ से इस लाइन से थोड़ा, इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया, हमने ऐसे आर्क काटे, हमने इसको मिला दिया तो हमारा ये बन गया, तो इसको हम आर्क, इसी को बोलते थे ना, चाप काटे हमने। तो ये जो चाप होते हैं एक्चुअल में चाप होते क्या है, एक सर्कल का एक पार्ट होते हैं, अगर हम इनको पूरा बना दें तो इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस सर्कल को कट कर दें कहीं से इस तरह से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वृत्त का चाप मिल जाएगा। ठीक है, अब जो ये चाप है, ये चाप हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, छोटा चाप भी हो सकता है और बड़ा चाप भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ये तो देखिए छोटा वाला चाप है और एक बड़ा वाला चाप है, इसी तरह से। अब अगर हम यहाँ पे वृत्त का सेंटर है और इस चाप से हम ऐसे इसको मिला दें वृत्त की त्रिज्याओं को, तो ये जो हमारे पास बनेगा इसको हम बोलते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ एक टुकड़ा है। जिस तरह से आप केक काटते हो ना, केक से एक टुकड़ा आप जब काटते हो तो इसी तरह से काटते हो केक को, इसको आप खा लेते हो उठा करके। तो ये जो त्रिज्याओं से मिलकर जो बना है वृत्त का जो एक खंड है, इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये था हमारा वृत्त, अब वृत्त का अगर हम एक जीवा ले लें तो एक जीवा क्या होगी, वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया इसने, एक भाग ये नीचे वाला हो गया, एक भाग ये ऊपर वाला हो गया, तो इन भागों को हम कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, अब क्योंकि ये छोटा वाला भाग है, ये वाला जो है ये छोटा वाला वृत्तखंड है, इसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, या माइनर सेगमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है ये बड़ा वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि मेजर सेगमेंट।
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो मैं बताना भूल गई आपको, ये देखिए, जब वृत्त को हम वृत्त की परिधि नापेंगे तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल, ये दो फॉर्मूले हैं बेसिक, ये भी आपको ध्यान रखने होंगे। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी कि इस वृत्त ने जितनी जगह घेरी है, अब वृत्त को तो हम उठा के देख नहीं सकते, उसको तो हम टच करके देख नहीं सकते, लेकिन जब एक सरफेस पे हम उसको बनाने की बात करते हैं तो कुछ जगह ये घेरता है, ठीक है। वृत्त एक्चुअल में क्या है, वृत्त जो है आपका वो 2D फिगर है, इट्स नॉट अ 3D फिगर। अगर ये 3D फिगर होता, 3D होता तो हम इसको टच कर सकते थे, महसूस कर सकते थे। हम इस जहाँ पर हम जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और इसमें हाइट भी है। लेकिन अब जो आपका वृत्त है इसमें क्या होता है, इसमें आप ये 3D फिगर नहीं, ये 2D फिगर है, ठीक है। आप इसको केवल एक प्लेन सरफेस पे बना के देख सकते हैं। प्लेन सरफेस पे आप, जब हम एरिया की बात करें तो एरिया की बात हो रही है कि ये जो प्लेन सरफेस मेरा जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे इस वृत्त ने जितनी जगह घेरी है, ये अंदर वाली, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और परिधि या परिमाप को इंग्लिश में पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पैरामीटर हो गया 2πr, इसका क्षेत्रफल हो गया πr²। अब हम बात करेंगे आगे के बारे में। हमने आपको बता दिया स्पर्श रेखा क्या होती है, हमने बता दिया जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, इसका जो है दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और इसका जो ये है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड में भी दो होंगे इसके, ये होगा लघु त्रिज्याखंड यानी कि माइनर सेक्टर, जो मैंने बता दिया आपको, और दूसरा होगा ये बाहर वाला पार्ट, ये भी तो एक त्रिज्याखंड होगा, ये होगा मेजर यानी कि इसका होगा दीर्घ त्रिज्याखंड। ये भी दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ ही पार्ट है, ये जो पार्ट है ये भी क्या है, दो त्रिज्याओं से मिलकर ही बना है, तो ये होगा दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि इसको हम कहेंगे आपका मेजर सेक्टर। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, रेडियस क्या होता है, परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसका जो है एरिया क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इससे रिलेटेड इसकी थ्योरम करेंगे एक, और थ्योरम को करने के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु था कोई पॉइंट P, इससे हमने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो खींची हैं यानी कि PB और PA, हमें प्रूफ करना है कि PB = PA, यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, PB = PA, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है और उसके किसी पॉइंट से होकर कोई स्पर्श रेखा जा रही हो यदि, तो अगर उस स्पर्श रेखा, वो स्पर्श रेखा जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही हो, उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को मिला दें तो ये जो एंगल बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैंने क्या बताया कि कोई स्पर्श रेखा हमने खींची है जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच कर रही है, अगर हम उस बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली एक रेखा खींच दें तो जो ये रेखा होगी ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे को प्रूफ करना है कि PB = PA, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूँगी, मैं A पॉइंट से पहले सर्कल के सेंटर को मिला दूँगी, ठीक है। इसी तरह से मैं B पॉइंट से भी सर्कल के सेंटर को मिला दूंगी, ठीक है। और साथ साथ में मैं क्या करूँगी, O को भी P से मिला दूंगी, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले रेखा OB = OA, यानी कि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये भी OA भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो हमने रेखाएं ये खींच दी। उसके बाद हमने क्या करा, बिंदु O को P से मिला दिया, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज PBO तथा त्रिभुज PAO में, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इस वाले त्रिभुज और नीचे वाले इस वाले त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा थी। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पे
कट करती है उस बिंदु से अगर हम सेंटर को मिला दें तो स्पर्श रेखा उसके साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरह से ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी, दोनों क्या होंगे राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। ठीक है, समकोण भी से आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या कॉमन जिसे हम बोलते हैं। ये दोनों में क्या है ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, क्या है रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस है। तो अब देखिए ये हो गया राइट एंगल, ये हो गई हाइपोटेनस और ये हो गई साइड। तो बाय आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस रूल से, आरएचएस नियम से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी कि पी बी ओ सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल पी ए ओ। इसको सर्वांग सम या कॉन्ग्रेंट बोलते हैं इस साइन को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू पी ए, किससे बाय सी पी सी टी से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो इससे हमने क्या सिद्ध कर दिया कि अगर हम वाह्य बिंदु से वृत्त पे कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाई आपस में क्या होती है इक्वल होती है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस होगा आपके पास। ठीक है, तो अब चलिए अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको चित्र बनाने का भी आइडिया होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि एक वृत्त है, बिंदु O से उस पर स्पर्श रेखा खींची गई है इस तरह से। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, 24 है तो ये भी कितना होगा 24 होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। ठीक है, तथा O की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, ये क्यों नहीं होगा यहाँ पे O होगा, O की केंद्र से दूरी, इसका जो वृत्त का केंद्र है इससे इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या बताइए, आपको बताना है रेडियस कितनी होगी। तो सिंपल सा है, आप इसको मिला दीजिए, यानी कि आपको यही तो लंबाई बतानी है ना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था ये अंदर से चला गया, ये बाहर से होता हुआ जाएगा इस तरह से। ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, ये एंगल होता है 90 डिग्री का। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया है क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप देखेंगे इस तरह से है, ये है इसका 25 सेंटीमीटर, कर्ण होगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी होती है, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 है और आपको ये फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, इसको हम ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया ए। तो हम ए बी की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, कैसे आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। इसको आप पहले ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी स्क्वायर प्लस इसको ओ लो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। सब में वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पे 11 में से 7 गया 4, यानी कि 49। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √49, यानी कि 7, क्योंकि रेडियस माइनस में तो होगी नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट। एक्चुअल में फिगर क्वेश्चन में गिवन था, साथ में लिखा हुआ भी था कि टी बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टी पी और टी क्यू हैं, जो सेंटर से एंगल बना रही है 110 का। तो आपको बताना था ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन, ये सब उसी थ्योरम से होंगे, वो थ्योरम जो हमने भी प्रूफ करी है। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होता है, अभी हम प्रूफ कर चुके हैं।
तो ये जो लाइन होगी इस एंगल को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, क्योंकि क्या होगा जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल भी तो इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, और ये तो ऑलरेडी इक्वल 90-90 होते ही हैं आपके पास। ठीक है, तो 110 को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 55 और 55। अब इसमें से आप केवल ऊपर वाला ट्रायंगल ले लीजिए जो इस तरह से बना हुआ है, ये सॉरी इस तरह से नहीं, ये तो चलिए नीचे वाला ही इसको समझ लेते हैं। ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया आपके पास, नीचे वाला ले लिया हमने। ठीक है, तो ये एंगल तो कितना है, एक एंगल है 90 डिग्री, एक है 55 डिग्री, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली आपको पता ही है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपके पास आ जाएगा क्या, 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल PTO, ये वाला एंगल PTO ये वाला। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ये हो जाएगा एंगल PTO इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 55, इन दोनों को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 55, ये हो जाएगा आपके पास 35। ठीक है, एंगल PTO, लेकिन हमें तो क्या करना था, ये पूरा एंगल निकालना था। ये पूरा एंगल कितना होगा, 35 ये होगा, तो 35 नीचे वाला भी होगा। ठीक है, तो यानी कि एंगल PTQ हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल PTO, यानी कि 2 × 35, ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, ये 80 डिग्री गिवन है, इसको इससे मिला देना है, 80 40 40 हो जाएगा, ये 90 90 हो जाएगा। किसी एक ट्रायंगल को लेना है और इसी तरह से करके इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्रीय मतलब जो एक ही केंद्र हो जिन दोनों वृत्तों का, इस तरह से है ये, एक वृत्त ऐसा होगा तो दूसरा वृत्त ऐसा होगा। ठीक है, दो संकेंद्रीय वृत्त है, इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, बाहर वाले की त्रिज्या जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि सिंपल हमें ये निकालना है इस तरह से। ये देखिए मैंने आपको। ठीक है, ये O ले लेंगे हम, ये ले लेंगे P, ये ले लेंगे Q, ये ले लेंगे T। हमें निकालना है PQ इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ये एंगल होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये सेंटर से मिलाती हुई रेखा है, ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। और ये जो PQ होगा ये कितना होगा, TQ का जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि टोटल पूरा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसको भी आप होमवर्क में करेंगे ठीक ढंग से। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपने लगानी है, TQ की वैल्यू निकालनी है, और TQ की जितनी वैल्यू आएगी उसको डबल करके आपके पास PQ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना भी चाहूँगी कि जो ये क्वेश्चन मैंने करे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, जो हमारे पास आप देख सकते हैं। मैंने 10th का उत्तराखंड बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के ही पेपर सॉल्व करे हैं, जहाँ पे सर्कल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो पेपर में आए हुए थे मैंने सॉल्व करे हैं। तो वो क्वेश्चंस भी आप वहाँ जाकर उन वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका जोड़ दूंगी, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से लेकर लिंक उनको भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं पेपरों में और किस तरह से वो सॉल्व करे हुए हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।